मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। मुझे याद सब है जरा जरा। इस कार्यक्रम के जरिए आज जो मेहमान आपसे मुखातिब हैं वो सीधे अमेरिका से भारत चले आ रहे हैं। वैसे तो वो भारतीय हैं। आज हमारे बीच हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जगमोहन मुंद्रा, जिन्होंने कमला, मॉनसून और बवंडर जैसी कई फिल्में बनाई हैं। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे दे। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। बालम आवोनी पधारो मारे दे। जगमोहन मुंद्रा साहब नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद यूनुस, और विविध भारती के श्रोतागणों से मेरा हार्दिक नमस्कार। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने दिनों बाद 7 समंदर पार से इस देश में लौटना आपको कैसा लगता है? मुझे हमेशा जब भी घर आता हूँ ऐसे लगता है जैसे घर आया हूँ, तो अच्छा ही लगता है बहुत। मेरी सारी फैमिली यहाँ है। मेरी सिर्फ पत्नी और मेरी बेटी अमेरिका में है। बाकी मेरी मदर, मेरे ब्रदर, बहनें, सब बहन, भाभी सब यहीं हैं। तो घर आना लगता है। हमें, हमारे श्रोताओं को उस पल के बारे में बताइए जब आप ये देश छोड़ रहे थे और अमेरिका जा रहे थे। बहुत साल हो गए उस बात को। 1968 के अगस्त महीने की बात है जी। मैंने IIT से डिग्री ली थी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी। और उसके बाद पहली दफ़े हिंदुस्तान के बाहर कदम रखा। यूरोप घूमते हुए अमेरिका पहुंचा। सितंबर महीने की बात है जब हम कॉलेज शुरू हो रही थी जी। और जब वहाँ पहुंचा तो इतना मुझे लगा कि मैं बस वापस लौट जाऊं, क्योंकि होम सिकनेस, किसी को जानना नहीं। एक तो मैं छोटे शहर में गया था अमेरिका में, एक ईस्ट लैंसिंग करके जगह है जहाँ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है जी। तो वहाँ के हॉस्टल में अपने कमरे में बैठा मैं सोचता था कि अगर यहाँ मुझे कुछ हो गया तो कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं है, कोई जानता नहीं मैं कौन हूँ जी। और उन दिनों एक पहला इन्वेस्टमेंट जो मैंने वहाँ किया था कि एक छोटा रिकॉर्ड प्लेयर लेके आया था। जी जी। और वहाँ इनका एक लता जी का एक गाना था, आ जाओ तड़पते हैं अरमा अब रात गुजरने वाली है। क्या बात है। तो वो रात को सुनता था लगाकर और नॉस्टैल्जिया इतना होता था और कई दफे आंखों में आंसू आते थे कि चला जाऊं वापस। जी जी। इस तरह शुरुआत हुई मेरी अमेरिका में रहने की। तो एक बार फिर वही रिकॉर्ड प्लेयर, वही गीत। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रूं यहाँ तू
रात गुजरने वाली है। मुंद्रा साहब, जब मैं आपके बारे में जानकारी खोज रहा था तो मुझे ये पता चला कि आपने इतनी सारी पढ़ाई की है बॉम्बे से। आप जैसा आपने बताया कि IIT से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, मार्केटिंग में आपने PhD की, MBA किया, MA एडवर्टाइजिंग किया, BS इलेक्ट्रिकल्स किया। बाप रे, इतनी सारी पढ़ाई! आप बोर नहीं हुए पढ़ाई से? जी नहीं, एक्चुअली ये इतना सारी पढ़ाई करने के दो कारण हो सकते हैं। या तो किसी को ये मालूम हो कि उसके ज़िंदगी में लक्ष्य क्या है जी, और या वो जिसको मालूम ना हो कि लक्ष्य क्या है। तो मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। मेरा शुरू से मुझे मन तो यही था कि फिल्म डायरेक्टर बनूं, मगर कोई तरीका मालूम नहीं था। ना मेरी कोई फैमिली फिल्म लाइन में थी, ना कोई दूर दूर से संबंधित थे इससे। तो क्योंकि मेरिट स्कॉलर था, हाई स्कूल के एडमिशन में कैलकाटा में टॉप 10 स्टूडेंट्स में आया था मेरा नंबर, तो इसलिए फिर सबने कहा अच्छा है पढ़ने में तो IIT में जाओ। IIT का एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ने लगा तो लगा मुझे कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है। मगर ये कहने का साहस नहीं था परिवार को कि मैं और कुछ करना चाहता हूँ। तो और खुद को भी एक फेलियर नहीं समझना चाहता था, इसलिए जो कुछ भी किया उसको कंप्लीट किया। खास करके मैंने MA एडवर्टाइजिंग में इसलिए की कि मैं किसी भी तरह कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहता था जी। तो MBA होने के बाद, PhD होने के बाद फिर मैंने MA एडवर्टाइजिंग में कंप्लीट की। और उस समय मुझे लगा कि इस तरफ जो मेरा रुझान है, जो मुझे इंट्रिंसिकली इंट्यूटिवली लगता था, वो सचमुच सही था कि मुझे जो 30 सेकंड के कमर्शियल भी बनाने में जो आनंद आता था, उसके लिए जो क्रिएटिव मीटिंग्स होती थी, उसके लिए जो लिखना होता था, उसके लिए जो शूट करना होता था, दैट वाज द हाई पॉइंट फॉर मी। तो मुझे लगा कि जब यही है तो फिर क्यों ना मैं अपने आप को फिल्म मेकिंग में ट्रेन करूं और कोई ना कोई रास्ता निकालूं जिससे कि मैं फिल्म मेकिंग में जा सकूं। डिग्री होते ही जैसे ही मेरी PhD कंप्लीट हुई, मुझे बहुत यूनिवर्सिटीज से ऑफर आए कॉलेज में पढ़ाने के लिए जी। तो मैंने वो कॉलेज चुनी जो कि लॉस एंजलिस में थी, हॉलीवुड। तो इसलिए कि दिन में पढ़ाऊंगा और शाम को क्लासेस लूंगा फिल्म मेकिंग में। जी जी। इस तरह शुरुआत हुई और जिस तरह मैं फिल्मों में घुसा हूँ वो तो बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही यूनिक तरीके से घुसा हूँ। उसका किस्सा भी आपको बताऊंगा। जी। हुआ ये कि इतना कुछ करने के बाद भी जब जाता था हॉलीवुड के स्टूडियोज में और उनको कहता था कि मुझे फिल्म में डायरेक्टर बनना है, तो वो मेरी डिग्रियां देख के हंसते थे। हंसते नहीं थे, मतलब मुझे इज्जत से बात करते थे, बट कहते थे कि आप तो PhD है, आप हमारे यहाँ रिसर्च करिए, ऑडियंस टेस्ट मार्केटिंग करिए, ये सब तो चीज़ें हमें ज़रूरत है जी। डायरेक्शन, एक तो आप इंडियन हैं जगमोहन मुंद्रा, आपको अमेरिकन ऑडियंस के बारे में क्या मालूम, दूसरे आपके पास PhD है, आप तो उस चीज़ के लिए सूटेड ही नहीं है। और मेरा नाम जगमोहन मुंद्रा वो उस समय 74 के आसपास, जबकि इतना ओपन नहीं हुआ था जो आज हो चुका है। आज तो फिर भी हमारे पास इंटरनेशनली भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, शेखर कपूर हैं, M. नाइट श्यामलन हैं, तार सैमसिंग हैं, पर उस जमाने में तो कोई नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो और कोई रास्ता चुनूं, तो एग्जीबिशन के जरिए मैंने पहले एक सिनेमा हॉल लीज पे लिया लॉस एंजलिस में। पहले तो इंग्लिश फिल्में चलाता था, मगर फिर उन दिनों मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि इंडियन फिल्में वहाँ सिर्फ 16 मिलीमीटर के प्रिंट और सिर्फ हाई स्कूल ऑडिटोरियम्स में चला करते थे। अच्छा। यहाँ तक कि शोले जैसी फिल्म भी हमने ऐसे हाई स्कूल ऑडिटोरियम में देखी थी वहाँ। ओहो। तो मुझे लगा कि ये तो मार्केट ग्रो कर रहा है, इंडियंस तो फिल्म गोइंग ऑडियंस है और वो इस तरह फिल्में देखते हैं। तो मैंने अपना सिनेमा जो था, जो 800 सीट का था और पहला 35 मिलीमीटर सिनेमा था नॉर्थ अमेरिका में, और पूरा रेनोवेट किया उसको और इंडियन सिनेमा किया। उन दिनों मेरे बहन, मेरे वाइफ के ब्रदर और काफ़ी लोग वहाँ पढ़ने के लिए आए हुए थे, यंग लोग, तो उनको काम पे लगा दिया मैंने कि आप टिकट बेचिए, आप काउंटर पर खड़े रहिए। और फिल्म की बुकिंग्स मैंने शुरू की। और हुआ ये कि जो पहली फिल्म जो मेरे वहाँ लगी, जो कि जिसका 35 मिलीमीटर प्रिंट अमेरिका में था, जूली जी, और उस फिल्म ने ऐसा फिनोमिनल बिजनेस किया वहाँ कि वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो सकते में आ गए कि अरे जो हम $800, $900, $1200 का बिजनेस समझते थे, यहाँ जूली जैसी फिल्म ने $5000 का एक वीकेंड में कलेक्शन किया जी। वो एक माइलस्टोन था मेरे इसमें। और जूली का वो गाना भूल गया सब कुछ, दैट वाज समथिंग व्हिच स्टार्टेड माय होल करियर इन सिनेमा एज एन एग्जिबिटर जी। उसके बाद जब ये बात फैली
कि यहाँ तो इतना बिजनेस हो रहा है सिनेमा में। तो फिर मेरे पास बम्बई से प्रोड्यूसर्स के फ़ोन आने लगे। देव साहब ने फ़ोन किया कि इनकी फिल्म थी देश परदेश जी, उसका प्रीमियर वो वहाँ करना चाहते थे। चोपड़ा साहब का, बिया चोपड़ा साहब का आया कि पति पत्नी और वो का प्रीमियर वहाँ करना चाहते थे। अच्छा। इस तरह सत्यम शिवम सुंदरम का प्रीमियर वहाँ हुआ, और इन सब के साथ साथ सचिन रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी का प्रीमियर वहाँ हुआ। तो अब सडनली जो मेरा सिनेमा था, इट बिकेम दी प्राइम शोकेस फॉर इंडियन सिनेमा इन अमेरिका। और इस तरह से मेरे कॉन्टेक्ट शुरू हुए फिल्म लाइन से। जब पहले देव साहब आए, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद में संजीव कुमार आए। तो संजीव कुमार आए तो उनकी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो थोड़े दिन रुक गए। अच्छा। इसके बाद जब प्रीमियर हो गया उसके बाद तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई ये आप प्रोफेसर हो, आप यहाँ पे सिनेमा चलाते हो। मैंने कहा ये सब तो मैं करता हूँ, बट मेरी असली इच्छा है डायरेक्टर बनने की। जी। और तो उन्होंने कहा फिर क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा मैं कैसे करूं, मतलब मैं किसी को जानता ही नहीं। तो तुम मुझे जानते हो। तो इस तरह से उनके हौसला बढ़ाने से फिर मैंने पहली फिल्म शुरू की, सुराग। पहला गाना रिकॉर्ड किया यहाँ आकर के किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। और जब वो गाना, अच्छा एक आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं जी। उन दिनों क्योंकि मुझे सिनेमा चलाना था अपना, सिनेमा के लिए लोगों को बुलाना होता था उनको, तो मैंने दो चीज़ें और सपोर्टिंग एक्सेसरीज शुरू की, जिसको कहते हैं एंसिलरी बिजनेस। एक मैंने न्यूज़पेपर शुरू किया वहाँ, जो कि मेलिंग लिस्ट जाती थी। उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडिया वेस्ट। अच्छा। आज वो न्यूज़पेपर, मैं उसमें अब नहीं हूँ इन्वॉल्व बहुत सालों से, मगर आज वो न्यूज़पेपर वहाँ का वेस्ट कोस्ट का इंडियन इसके लिए सबसे नामी और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है। अच्छा। और दूसरा, उन दिनों सिनेमा हॉल में लोगों को बताने के लिए कौन सी फिल्म आ रही है, प्रमोशन करने के लिए मैंने एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया। क्या बात है। उसका नाम था साज और आवाज। क्या बात है। तो 1974 से 1979 तक 5 साल तक मैंने रेडियो प्रोग्राम किया हुआ है इंडिया में, वहाँ लॉस एंजलिस में। अच्छा। और उनमें जब पहली दफ़े मैंने अपने प्रोग्राम में सुराग का गाना बजाया तो कई लोगों के फ़ोन आए कि भाई हमें इस फिल्म में इन्वेस्ट करना है। अच्छा। इस तरह मैंने उस फिल्म के लिए पैसे रेज किए और वो फिल्म बनाई। मजे की बात यह है कि आपने बताया कि आपने खुद रेडियो प्रोग्राम किया हुआ है, तो अब हमें लगता है कि जरूर विविध भारती का कोई रेडियो प्रोग्राम आपको अकेले करने के लिए बुलाना होगा। आपने जूली फिल्म की बातें की और बताया कि जूली फिल्म से आपका जीवन जो है फिल्मों के कुछ और नजदीक आ गया। तो मुझे लगता है कि जूली फिल्म से आपने बीती बातें सब भुला दी और भविष्य की तरफ देखना शुरू किया। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। कि यही बात न भूली जूली, आई लव यू। भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, लव यू। इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा, कोई चिंगारी छूली जूली, आई लव यू।
भारती से इस समय आप सुन रहे हैं ये याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं फिल्म निर्देशक जगमोहन मुंदड़ा। 12 साल की उम्र में कलकत्ता में मैंने एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखी थी, कागज के फूल जी, गुरुदत्त साहब की। और उस फिल्म देखने के बाद हर समय मेरे दिल में ख्वाब रहा कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। पर फॉर सम रीजन इट मेड सच एन इम्प्रेशन इन माई माइंड कि मैं उसके बाद सोचता रहा। और इसीलिए सुराग में जब पहली दफ़े मैंने पहली हिंदी फिल्म बनाई तो उसके गीत कैफी आज़मी साहब ने लिखे। क्या बात है। कैफी आज़मी साहब भारत के बहुत अजीम शायर हैं और उन्होंने फिल्मों में जो गीत लिखे हैं वो अपने आप में लैंडमार्क रहे हैं। आपने बताया कि आपका बचपन कलकत्ता में गुजरा और 12 साल की उम्र में कागज के फूल देखकर आपको बड़ी प्रेरणा मिली थी। उस जमाने में फिल्मों की तरफ मुड़ने के अलावा और क्या था? क्या आप बहुत शरारती थे? पढ़ाई में आप बहुत तेज थे? किस तरह का था आपका बचपन? मैं शरारती तो था, ये डिपेंड करता है कि किससे पूछें आप। अगर मेरी दादी से पूछेंगे तो कहेंगे शरारती था। मेरे दोस्तों से पूछेंगे तो मैं बहुत माइल्ड था। जहाँ तक सिनेमा और इसका सवाल है वो तो उसका हम लोगों को अलाउड नहीं था फिल्में देखना। ज़्यादा फिल्में दिखाते थे, कभी कभार तो लेके चले जाते थे हमें साक्षी गोपाल जैसी फिल्में देखने की। तो धार्मिक फिल्में देखी क्योंकि तो कभी चोरी चोरी नहीं देखी? चोरी एक्चुअली मैं उन दिनों बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली मैंने कभी गट्स ही नहीं किया कोई काम चोरी करने का उन दिनों जी। वो सारी कसर मैंने बाद में उम्र में निकाल दी, मगर बचपन में कभी नहीं किया ऐसा। कागज के फूल मैंने अपने दोस्तों के साथ चोरी देखी थी एक्चुअली। अच्छा। घर के साथ इतना जाना अलाउड नहीं था। बट ये सारी चीजें बदल गई जब मैं IIT गया, क्योंकि IIT में हर फ्राइडे को फिल्में दिखाई जाती थी। तो यही लगता था कि कभी कहीं तो होगा ऐसा वक्त आएगा जबकि शायद मैं कर सकूं। ऑफ कोर्स जब मैंने पहली फिल्म बनाई सुराग, तो जब मैं सेट पे गया तब मुझे लगा कि मैंने कितना कुछ पढ़ा है, ये सब किया है। कितनी दफ़े मैं अपने आप को कहता था कि तैरना अगर सीखना है तो तैरने के बारे में किताबें पढ़ने से नहीं होगा, पानी में कूदना पड़ेगा। जब सेट पे गया तो मुझे लगा कि मुझे कितना कम आता है। सारे लोग दिग्गज, नेशनल अवार्ड विनर शबाना आज़मी, नेशनल अवार्ड विनर संजीव कुमार, मेरा कैमरामैन कोई फ्रेंच कैमरामैन जो बहुत फेमस था, ये वो, इन सब के सामने मैं खड़ा हूँ, कैप्टन ऑफ द शिप, जिसको शिप की कुछ पता ही नहीं कि रडर किधर है और छोर किधर है। खाली थ्योरेटिकली जानता था, प्रैक्टिकली कभी कुछ नहीं किया था। तो पहली फिल्म में आदमी को और मैं तो कभी किसी का असिस्टेंट भी नहीं रहा था, तो मुझे तो सारा फेक करना पड़ा कि जैसे मुझे आता हो, जो मुझे आता नहीं था। और धीरे धीरे फेक करते करते सीखता गया मैं। जब मैंने एडिटिंग में बैठता था तो मुझे पता चला कि ये मैंने शॉट नहीं लिए, यहाँ तो इसकी क्लोजअप होता तो ज़्यादा अच्छा होता, यहाँ ये कवरेज होती तो अच्छा होता, ये इंसर्ट शॉट होता अच्छा। जो चीज़ें मुझे उस समय जरा सा भी जिनका क्लू नहीं था, वो धीरे धीरे मैं सीखने लगा। और मैंने 24 फिल्में डायरेक्ट की हैं जी। और अब मैं समझता हूँ कि जो एक क्राफ्ट है फिल्म मेकिंग में दो चीजें होती है, आर्ट और क्राफ्ट जी। क्राफ्ट इज समथिंग विच इज टेक्निकल विच इज समथिंग, उसमें आपको कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये फिल्म वेल क्राफ्टेड है कि नहीं है। आर्टिस्टिक क्या है वो तो सब्जेक्टिव है। तो मैं क्राफ्ट तो सीख गया हूँ। अच्छा मुंदड़ा साहब, आपने सुराग की बात की जो कि आपकी पहली फिल्म थी, और आपने कहा कि किशोर कुमार साहब की आवाज में आपने पहला गाना इस फिल्म का रिकॉर्ड किया था। हमारे श्रोता बड़े उत्सुक होंगे उस गाने को सुनने के लिए, तो सुनते हैं ये गीत। क्या हुआ, अरे क्या हुआ, देखो देखो तुम फिर रूठ के हाथ छुड़ाओ ना। क्या हुआ, अरे क्या हुआ, देखो देखो तुम फिर रूठ के हाथ छुड़ाओ ना। क्या खता हुई, क्या खता, अरे मीठी मीठी रात मिलन की उसको जहर बनाओ ना। क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, देखो देखो तुम फिर रूठ के हाथ छुड़ाओ ना। क्या हुआ, वल्ला क्या हुआ। लब पे नहीं है, आंखों में हाँ है,
रात जवां है मस्त समा है लब पे नहीं है आंखों में हाँ है रात जवां है मस्त समा है यूं ही समा ये बीत जाए इतनी बात बढ़ाओ ना। अरे क्या हुआ अरे भाई क्या हुआ देखो देखो तुम फिर रूठे रूठ के हाथ छुड़ाओ ना। क्या हुआ अरे भाई क्या हुआ हाय हाय। हमेशा सिर्फ मैं एक ही सपना देखता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सेट पे हूँगा और मैं कह रहा हूँगा एक्शन और कट जी। और कहते हुए भी किसी को हेजिटेशन होता था क्योंकि लोग हंसते मतलब, और ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई छुटपन की उम्र से मतलब अब तो उम्र बढ़ती रही थी, शादी भी हो गई थी, बेटी होने वाली थी, बच्चा एक ही बच्चा है मेरी बेटी है जी। और तब तक मैंने ये डिसीजन नहीं लिया था कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है। बट मैं रोज सुबह उठता था और मैं टीचिंग में जाता था और फिर मैंने एक दिन अपनी पत्नी को कहा कि अब मैं रोज उठ करके मैं ये नहीं सोचना चाहता कि मेरी जिंदगी का एक और दिन निकल गया और मैंने उस रास्ते पे कदम नहीं बढ़ाया जिस रास्ते पे मेरा चलने का ध्येय है। तो मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। अगर 4-5 साल में सक्सेस नहीं हुआ तो फिर मैंने अपने आप को इतना तो पढ़ा लिया है, इतनी तो दक्षता हासिल की है कि मैं कमा सकता हूँ जी। तो क्या रिएक्शंस थी उनकी? उनका रिएक्शन उस समय जवान थी, यंग थी, उनके भी बड़े ये थे। तो अब आज के अगर टाइम में पूछता तो मना कर देती। तो उस टाइम उनको लगा ठीक है क्या फर्क पड़ता है। तो दैट टाइम शी वाज अ स्टूडेंट। प्रोफेसरशिप में तो होता है ना टेन्योर मिलता है, तो टेन्योर मिल जाए तो आपकी लाइफ लॉन्ग नौकरी पक्की रहती है। टेन्योर ट्रैक पे था मैं विजिटिंग, मैं असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर बन गया था। मैंने छोड़ा 79 में मैंने रिजाइन किया और 1980 से आज 2001 है, 21 साल से फुल टाइम फिल्में बना रहा हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस पहले 5-6 साल तो काफ़ी स्ट्रगल रही, मगर उसके बाद एवरेज में इतनी फिल्में बना ली हैं कि अब 24वीं फिल्म मैंने बवंडर डायरेक्ट की है जी। बवंडर पर भी हम कुछ बातें करेंगे, लेकिन आपकी जो फिल्म थी एक कमला, वो बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी और आज भी लोग इस फिल्म को एक लैंडमार्क फिल्म की तरह याद करते हैं। ये फिल्म किस तरह से हुई? देखिए, मेरा अपना जो शौक है इस तरह की फिल्मों का, रियलिस्टिक फिल्मों का। फिल्में मैंने कमला भी बनाई, सुराग भी बनाई, विश्वकन्या भी बनाई, हर तरह की फिल्में बनाई, अमेरिका में भी दूसरी तरह की फिल्में बनाई। मगर मैं एज ए फिल्म गोअर, एज ए मूवी गोअर, मैं हमेशा उस जमाने में भी सज्जित रे की फिल्में, मृणाल सेन की फिल्में, यहाँ तक कि अपने उसके पहले ख्वाजा मोहम्मद अब्बास की फिल्में और उसके बाद में इनकी अपने श्याम बेनेगल की फिल्में, ये सब देखता था। और बड़े मुझे मतलब लोग जो कहा करते थे कि आर्ट फिल्में होती हैं, स्लो होती हैं, बोरिंग होती है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था। मुझे उल्टा उनमें ज्यादा आनंद आता था देखकर। तो मेरा अपना जो शौक था वो तो इस तरह की फिल्मों का था। जब पैसा रेज करना था तो उसमें मुझे, जब कमला जैसी फिल्म के लिए तो पैसा मिलता नहीं था, सुराग की फिल्म के लिए क्योंकि कमर्शियल थी, उसमें गाने थे, सब कुछ था और संजीव कुमार का सपोर्ट था, तो वो फिल्म मुझे उसके लिए पैसा रेज हो गया। जब सुराग रिलीज हुई तो उसके बाद उन दिनों शबाना आजमी पृथ्वी थिएटर वहाँ सामने रहती थी, तो वहाँ पृथ्वी थिएटर में कमला का प्ले चल रहा था जी। विजय तेंदुलकर का फेमस प्ले था जी। और वो मुझे शबाना लेके गई वहाँ देखने के लिए। और जैसे ही मैंने वो प्ले देखा, मैं इमीडिएटली मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर फिल्म बनानी है। एक जो लाइन थी उसमें कि तुम्हें कितने में खरीदा, उस लाइन ने ऐसा मेरे दिल पे घर किया कि मैं इमीडिएटली मैंने तेंदुलकर साहब का पता लगाया और उनके घर पहुंच गया। और मैंने कहा देखिए, मैं कोई बहुत फेमस फिल्म मेकर नहीं हूँ, NRI हूँ, मैंने एक ही फिल्म बनाई है, वो भी कोई खास चली नहीं, मगर मुझे ये फिल्म बनानी है। तो उन्होंने कहा आपने सुराग जैसी कमर्शियल फिल्म बनाई है, आपकी सेंसिबिलिटी क्या है कि आप कमला जैसी फिल्म बना सकते हैं जी। मैंने कहा भाई उसके लिए प्रूव करने के लिए मुझे कुछ नहीं है, मगर आप मुझसे बात करिए। कई दफे हम 2-3 दिन मिले। उन दिनों बासु भट्टाचार्य साहब भी कमला फिल्म बनाना चाहते थे। अच्छा। और तेंदुलकर साहब का उनके साथ चला ये था कि शायद वो बेहतर बनाएंगे उसको जी। तो काफी दिन तक आपस में ये रहती, ये उनके भी दिल में कश्मकश रही और मैं उनके पीछे लगा ही रहा कि मुझे बनानी है ये। खास फर्क ये था कि जो कुछ भी पैसा मैंने सुराग से कमाया मैं उसमें लगाने को तैयार था। मैंने इमीडिएटली मैंने कहा आप बताइए कितने पैसे लेंगे, मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ। तो आई थिंक समवेयर उनको मेरी उसमें सिंसियरिटी लगी या क्या लगा कि उन्होंने बासु साहब को भी कहा कि भाई ये आए लेने के लिए, whoever puts the money first, I'll give the project to him. Of course, I put up the money first, so that's how Kamla came to me. फिर उसके बाद तेंदुलकर साहब ने स्क्रिप्ट लिखी उसकी, और उसके बाद शबाना और दीप्ति और मार्क को लेके मैंने फिल्म बनाई।
जब तक फिल्म बनी तब तक कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस दिन फिल्म रेडी हो गई और सेंसर हुई, उसके एक दिन बाद मेरे पास इंजंक्शन आया। मतलब एक न्यूज़पेपर के पास उस कहानी की कॉपीराइट थे। हाँ, और मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जब ये इतने साल से इतने तरह के इतनी भाषाओं में ये प्ले हो चुका है, मैंने तो प्ले राइट से राइट्स लिए, तो बहुत तकलीफों के बाद फिर वो फिल्म रिलीज हुई। और उस फिल्म ने चर्चा जरूर हुई, पर फाइनेंशियली उस फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस अमेरिका जाके वहाँ ही रहूँगा। वहाँ फिर मुझे इंग्लिश फिल्में मिली और उसके बाद एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ जो अलग था जी। मगर कमला की म्यूजिकली, कमला के दौरान एक बात कहना चाहता हूँ कि कमला में शुरू में ऐसे कोई गाने नहीं थे। अच्छा। मगर बैकग्राउंड के कुछ गानों की मुझे लग रहा था कि जरूरत है। और पंकज उधास का पहला गाना जी, जो उन्होंने पहली दफे जो फिल्म में गाना गाया उन्होंने, वो कमला में गाया उन्होंने। और उस दिन के बाद जो हमारी दोस्ती हुई, जो आज तक कायम है। और पंकज इतने फेमस सिंगर होने के बावजूद कभी भी मैं उनको बुलाता हूँ तो वो आते हैं और एक पैसा नहीं लेते मुझसे। तो उन्होंने गाना गाया था इसमें, इंसानों को नीलाम करे दुनिया जी। एंड दैट वाज वन सॉन्ग फ्रॉम कमला व्हिच वाज वेरी अप्रोप्रिएट टू द थीम। इंसानों को नीलाम करे दुनिया, कैसी दुनिया है। हर सुबह बिके, हर शाम बिके दुनिया, कैसी दुनिया है। इंसानों को नीलाम करे दुनिया, कैसी दुनिया है। हर सुबह बिके, हर शाम बिके दुनिया, कैसी दुनिया है। इंसानों को नीलाम करे दुनिया, कैसी दुनिया है। कदम तले ये ज़मीं जले, दिल भी जल रहा है। सांसों में थकन, सीने में जलन, कैसी ये सजा है। दस्तूर है ये, मजबूर है ये दुनिया, कैसी दुनिया है। इंसानों को नीलाम करे दुनिया, कैसी दुनिया है। हर सुबह बिके, हर शाम बिके दुनिया, कैसी दुनिया है। इंसानों को नीलाम करे दुनिया, कैसी दुनिया है। मुंद्रा साहब, जैसा कि ये कार्यक्रम है खासतौर पर समर स्पेशल है, गर्मियों की छुट्टियों के लिए है। आपने दुनिया देखी है, दुनिया के कई देशों में आप घूमे हैं, तो भारत की गर्मियां और सात समंदर पार की गर्मियां, इन दोनों में सबसे ज्यादा दुश्वार क्या होता है? देखिए, मुझे हर एक आदमी का अलग अलग सहने का ये होता है। मुझे जो ये पसीना जो आता है, ये बहुत जो ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं जी जी, ये मुझसे बहुत कम बर्दाश्त होती है। हालांकि करना हो, जरूरत हो, काम हो तो आदमी कुछ भी करता है। मतलब मैंने तो राजस्थान की भरी गर्मी में भी शूटिंग की है और बम्बई में भी बहुत बिल्कुल जून महीने तक में भी शूटिंग की है। मगर जिस तरह की ह्यूमिडिटी यहाँ है, वैसे ही फ्लोरिडा में
मैं फ्लोरिडा में, मुझे एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग का जॉब मिला था, मैंने इसलिए टर्न डाउन कर दिया कि वहाँ का वेदर मुझे सूट नहीं किया। तो वैसा है। और बट मुझे अगर गर्मी और सर्दी में सेलेक्ट किया जाए कि कौन सा मौसम बेटर, फिर मैं ठंड का मौसम ज्यादा अच्छा। अगर गर्मी और सर्दी में बरसात भी जोड़ दी जाए तब आप किसे चुनेंगे? बिल्कुल, बरसात का मौसम तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। और मुझे हमेशा याद आता है कि हमारे आईआईटी के कैंपस की हॉस्टल की विंडो से बाहर पवई लेक के ऊपर गिरती हुई पानी की बूंदें, और बहुत ही खूबसूरत मौसम है बरसात का। क्या बात। बरसात के दिनों में बाहर निकल कर एक तो बरसात में भीगने का आनंद, और ऊपर से फिर बरसात को तो आप जब बरसात की बात करते हैं तो वो तो हम भूल ही नहीं सकते, जबकि वो राज कपूर की फिल्म का गाना था, जब बरसात में तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तो बरसात का तो खैर रोमांस से बहुत बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, जब अमेरिका में रहते हुए बारिश होती थी तो क्या आपको अपना देश याद नहीं आता था? मुझे देखिए, एक आदमी को आप देश से निकाल सकते हैं, पर एक देश को एक आदमी के दिल से नहीं निकाल सकते जी। तो ये तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे देश ना याद आया हो। देखिए, आदमी का जहाँ बचपन गुजरता है, जो मेरी जिंदगी के बेस्ट जो साल हैं, भले ही उस जमाने में पैसे ना रहे हो, किसी भी जगह रहते हो, कैसा भी रहता हो, 12-13 की उम्र से लेके 19-20 तक के, वो तो आदमी भूल सकता ही नहीं कभी। और वो सारी यादें मेरी हिंदुस्तान में ही बसी हुई है। ऐसी कोई घटना बताइए जब आपको भारत बहुत बहुत याद आया हो और आपने अपने आप को बहुत अकेला फील किया हो। शुरू में ऐसा होता था, जब मैं अमेरिका पहुंचा ही था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में, हालांकि मैं आईआईटी में हॉस्टल में रहा, मैं काफ़ी सालों से इंडिपेंडेंट हूँ, फिर भी एक प्रोटेक्शन एक फैमिली का होता है, वो हमेशा रहता था। तो जब मैं यहाँ से गया और जब मैं पहला वहाँ लैंड किया ईस्ट लैंसिंग मिशिगन में, और वहाँ की जो पहली सर्दियाँ, जबकि स्नो इतनी गिरती है, मैंने ज़िंदगी में स्नो नहीं देखी थी कभी। मतलब हिमाचल भी नहीं गया था कभी, हिमालय के आसपास के हिल स्टेशन नहीं गया था जी कभी नहीं। गर्मियों में जाते थे तो चले जाते थे नागपुर, जहाँ मेरे मामा जी का घर था। और जब मैं मिशिगन में पहुँचा और सितंबर अक्टूबर महीने में जो बर्फ़ गिरनी शुरू हुई, और इतने बड़े मतलब सारे सड़कों पर, और चलो तो स्लिप करे आदमी और ये करे, और उस दौरान पैसे भी नहीं थे, गाड़ी भी नहीं खरीद सकता था, पहला सेमेस्टर था। तो जो चलते हुए बर्फ में धंसते हुए और ठंड में कांपते हुए जाते हुए जो नॉस्टैल्जिया होता था इंडिया का, शुरू में तो अच्छा लगता था कि बर्फ पहली दफे देखी है, पर उस ठंड के मारे जब नाक को हाथ लगाओ तो फीलिंग नहीं होती थी कि उसमें कोई सेंसेशन भी है कि नहीं। तो उन दिनों मैं जब बैठता था वापस, जब चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ अपने कमरे में अकेला, तब जो याद आती थी इंडिया की, तब लगता था कि क्या कहाँ आ गया हूँ। फिर वहाँ एक नदी थी छोटी, रेड सीडर रिवर, उसके किनारे चलता था, तो फ्रोजन रिवर होती थी, और उसमें लोग स्केट करते होते थे बच्चे, और हमें तो आता नहीं था ये सब करना। फिर भी चलते चलते ऐसे ख्याल आते थे कि देखो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर अगर कुछ हो जाए तो कोई पूछेगा ही नहीं। कभी घर में घंटी, फोन की घंटी में, और जबकि घर में हमें हमेशा लोगों का तांता लगा रहता था इंडिया में। तो ये सब चीज़ों का शुरू में बहुत एहसास होता था, और खैर आदमी धीरे धीरे जहाँ भी जाता है वहाँ एडजस्ट हो जाता है। अगर इन यादों को और अपने एकांत को किसी गीत में ढालना हो तो आपको कौन सा गीत याद आता है? मुझे साहिर लुधियानवी के गीत बहुत पसंद है जी, क्योंकि वो उनमें रोमांस होता था, उनमें एक माहौल क्रिएट होता था। एक वक्त का गाना था, तुम जो सिमट के हम जो सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। बहुत खूबसूरत गाना है, रवि साहब का संगीत है इसमें, और बी.आर. चोपड़ा साहब की ये फिल्म थी। तो ये गीत सुनते हैं और कुछ और पुरानी यादें मन में दोहराते हैं। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई,
लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा, आहा हा, ओहो हो, ला ला ला, आहा हा, ला 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 ला। कह दी है दिल की बात नजारों के सामने, कह दी है दिल की बात नजारों के सामने, इकरार कर लिया है बहारों के सामने, दोनों जहान आज गवाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। ये बात हमारी बातचीत में रह गई थी कि जब आपने फिल्म बनाने का डिसाइड किया था, उस वक्त आपके घर वालों ने, आपके भाई बहन ने, आपके मम्मी पापा ने क्या राय दी थी? मेरे घर के लोग इस मामले में बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने कभी किसी चीज़ में दखल नहीं दिया। पढ़ने गया मैं बाहर, उनके लिए डिफ़िकल्ट था मेरा बाहर पढ़ने जाना फाइनेंशियली, तो भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मुझे वहाँ स्कॉलरशिप मिल गई। फिर वहाँ जाके जब मैं इंडिपेंडेंट हो ही गया और मैं अपने तरीके से करता था, तो किसी ने मुझे इस पर एतराज़ नहीं किया। मेरे सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी में एक जो दुख है कि मेरे फादर की डेथ मेरी पहली फिल्म की पहले दिन की शूटिंग थी यहाँ बम्बई में, उसके एक रात पहले उनकी डेथ हुई। और बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका बाईपास सर्जरी हुई और उसमें उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे सारी अमेरिका से यूनिट आई हुई थी और नेक्स्ट दिन की शूटिंग जुहू बीच पे प्लान थी। उस प्रीवियस रात को जिस दिन उनकी डेथ हुई, आफ्टरनून में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रीतम होटल में। सारे लोग वेट कर रहे थे मेरे, और उस समय न्यूज़ पहुंची कि मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन से रिकूप नहीं हुए, रिकवर नहीं हुए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई और काफ़ी लोग बाद में आए और उसी दिन रात को उनकी डेथ हो गई। रात भर मैं परेशान रहा। नेचुरली जो पहला तो शॉक लगता है, फिर ग्रीफ, फिर एंगर, फिर ये सारे जो इमोशंस होते हैं। सुबह सुबह मैंने अपनी मदर को पूछा कि आज पहला दिन है शूटिंग का, मैं क्या करना चाहिए मुझे। तो मेरी मदर ने कहा कि अगर तुम्हारे ना जाने से तुम्हारे पिता वापस आ जाएं तो मत जाना। और मैं गाड़ी में बैठा, रास्ते भर नेपियन सी रोड से जुहू तक जहाँ शूटिंग थी पहुँचा, रोता रहा। मगर वहाँ पहुँचा, मैंने आंसू पोंछे, और जब सेट पे वहाँ पहुँचा तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि मैं आया कैसे। और शबाना और सब कोई नहीं आए थे उस दिन। उन्होंने सोचा आज तो कैंसिल ही हो जाएगी। इमीडिएटली खबर भेजी गई और सारे लोग फिर शूटिंग पे आए, और उस दिन पूरे दिन मैंने शूटिंग की। और ये फिल्म मैंने, मेरी बेटी हुई उसके बाद, मेरे फादर ने मेरी बेटी को देखा नहीं। उनको ये पता चल गया था कि माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, मगर बिफोर वो पैदा होती वो गुजर गए। तो मैंने अपनी बेटी का नाम इसीलिए स्मृति रखा जी, कि उनकी स्मृति में, उनकी याद में। और अब जो मेरा बैनर है उसका नाम है स्मृति पिक्चर्स। तो इन सब चीज़ों में कोई ना कोई कहानी तो जुड़ी है। अच्छा, आपकी जो वाइफ है, आपकी पत्नी, आपकी फिल्मों के प्रति क्या नजरिया रखती हैं? क्या वो आपकी बेस्ट क्रिटिक हैं? एक्चुअली मेरी पत्नी ने मेरी फिल्में कमला के सिवा कोई देखी नहीं थी बहुत साल तक। वैसे वो मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक हैं। उनको एक्चुअली जहाँ तक होता है, उनको मेरी पिक्चरें पसंद नहीं आती हैं कभी। जैसे बवंडर के लिए भी था, उन्होंने मुझे कहा कि तुमको एक दफ़े कमला में इतना ये हुआ, फिर तुम्हें अकल नहीं आई, क्यों जाके वापस इस तरह की फिल्में वापस इंडिया में जाके कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैं आई टर्न 50 एंड उस दिन मेरे दिमाग में ये सारे दिन ये दौड़ता रहा कि मैंने 23 फिल्में तो डायरेक्ट की हैं, क्या मैं 24वीं फिल्म बना करके खुश हो जाऊँगा, 25वीं बना लूँगा, 26वीं बना लूँगा, और डू आई वॉन्ट टू मेक ए फिल्म विच हैज समथिंग टू से। तो मैंने कहा मैं, अब मुझे नंबर से कोई इंप्रेशन नहीं है। और उस दिन मैंने डिसीजन जब लिया तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बवंडर बनाऊंगा। अच्छा, बवंडर बनाने का आइडिया किस तरह से आया था, यही सब्जेक्ट क्यों? देखिए, एक तो क्या था कि मैं राजस्थान में मुझे एक फिल्म ऑफर की गई थी, इंग्लिश फिल्म
कॉल्ड द थर्ड आई। वो राजस्थान बेस्ड कहानी थी, तो उसके लिए मैं लोकेशन स्काउटिंग के लिए राजस्थान आया था। और मैं राजस्थान में फिल्म करने की इच्छा भी थी, क्योंकि एक तो मेरी एंसेस्ट्री राजस्थान से, मेरा पुरखों का घर है बीकानेर जी। हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी राजस्थान ठीक से देखा नहीं था, बहुत छुपन में कभी कोई शादी में आया था तो गया था, सिर्फ फिल्मों में देखा था, जेपी दत्ता की फिल्मों में तो मैंने कहा मुझे तो देखना है राजस्थान। तो उस फिल्म के दौरान जब आया तो रास्ते में लंदन में मेरे मित्र हैं शेखर कपूर, तो उनके यहाँ हमेशा मैं रुकता हूँ और हमारी दोस्ती बहुत बरसों से है, बिफोर ही मेड मासूम एंड ऑल दैट। तो वहाँ बैठे बैठे कोई पुरानी कोई न्यूज़ आइटम था, गार्डियन में निकला था, उसकी कोई क्लिपिंग पड़ी थी, द करेज ऑफ ए रूरल इंडियन वुमन, और उसमें एक तस्वीर थी भंवरी देवी की, जिनके साथ जो 92 में एक बलात्कार हुआ और 95 में जजमेंट आया, और उन्होंने जो महिला संस्थाओं ने मिलकर के उनके साथ जो आवाज़ उठाई जी, तो उसके बारे में था। और उनकी तस्वीर जो थी उसमें सर यहाँ तक ढका हुआ था जी, सर पे बिंदी और आंखों में तेज। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन ट्रेडिशन एंड फेमिनिज्म, ये कितना इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद मैं पता नहीं एक कोई इसके बारे में मैं पहले से कुछ प्लान नहीं था, कुछ कह नहीं सकता। एक इंसान की कोई कॉलिंग होती है, वो अपने आप डेस्टिनी आपके सामने रख देती है। वो एक इमेज देखने के बाद जो ऐसा हुआ कि मैंने जिस कंपनी ने मुझे थर्ड आई के लिए हायर किया था उनको मैंने फ़ोन करके मुझे नहीं करनी है वो फिल्म, और मैं राजस्थान गया और पूरा राजस्थान घूमा, इनको मिला, इनके बारे में कहानी लिखी, और ये फिल्म 99 में ये हुआ था किस्सा जी। 98 में मैंने पढ़ा, 99 पूरा मैंने साल रिसर्च में लगाया, और 2000 में ये फिल्म बनाई। इस फिल्म के जरिए एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार दान सिंह वापस लौटे हैं, और आपने कैसे उन्हें खोजा ये बताइए, और इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में बताइए। ये जो फिल्म है, मेरा शुरू से ये गोल था कि दुनिया के किसी भी कोने में ये फिल्म देखी जाए, लंदन हो, ऑस्लो हो, स्वीडन हो, लॉस एंजलिस हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे कहीं भी हो। जब 2 घंटे के लिए इंसान जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो यू शुड बी ट्रांसपोर्टेड कंप्लीटली टू द लैंड एंड विजुअल्स एंड साउंड ऑफ राजस्थान। ये इनकॉर्पोरेट करना कहानी में मुझे बहुत मतलब ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने ढूंढा कि मैं एक ऐसा संगीतकार ढूंढूं जिसको कि राजस्थान की मिट्टी की महक हो, जिसके गीत में जो वहाँ रहता हो, जिसने वहाँ पे कुछ अर्से पहले ऐसे ही मैं गया था राजस्थान, तो मेरे एक दोस्त हैं वहाँ, दीपक पुरोहित, तो उन्होंने मुझे दान सिंह जी के 2 गाने बहुत पसंद थे जी। पुराने ज़माने के। उन्होंने कोई फिल्म थी भूल न जाना, उसका एक गाना था पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो जी जी, और माई लव फिल्म का गाना था वो तेरे प्यार का गम, एक गाना था सर। तो इन दोनों गीतों के कारण मुझे वो पसंद है कि वो हैं कहाँ। मैंने कहा वो गायब कैसे हो गए, तो मुझे पता चला कि वो जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो में जी। तो मैं वहाँ जयपुर गया और उनको ढूंढा। तो रात को उन्होंने अपने घर के बाहर आंगन में खटिया बिछा के हारमोनियम निकाल करके मुझे राजस्थानी इतनी फोक ट्यून सुनाई कि मेरे दिमाग में आया कि जब मैं कभी राजस्थान पे बेस्ड कहानी बनाऊंगा तो इनको जरूर लूंगा। ये 2 साल पहले कोई दिमाग में फाइल होकर चीज़ रह गई थी। जी जी। उसके बाद जब ये फिल्म तैयार होने लगी तो मुझे इसमें बैकग्राउंड में फोक ट्यून चाहिए थी, मांड जो वहाँ राजस्थान की है, और बैकग्राउंड स्कोर मुझे चाहिए था। मैंने पंडित विश्वमोहन भट्ट के बारे में सुना था जी, वो भी जयपुर में रहते हैं। तो मैंने इन दोनों म्यूजिशियंस को अप्रोच किया। बवंडर के जो गीत हैं, फोक ट्यून्स जो हैं, वो कंपोज और उसकी रिकॉर्डिंग दान सिंह साहब ने की है, और पूरी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पंडित विश्वमोहन भट्ट ने किया। 2 गीत इसके मुझे खास बहुत पसंद है। एक गीत जो है ऋचा शर्मा ने गाया है, जो कि एक नारी की शूरवीरता का बखान करता है जी। पनघट से पानी भर लाई ये गर्वीली पनिहारी। घट सु पानी भर ल्याइया गर्वीली पनिहारी, झुकड़ों कदे ना जाने मरुधरती की नारी। घट सु पानी भर ल्याइया गर्वीली पनिहारी।
तो बिन भेद भाव सारी धरती को सींचे, बादल तो बिन भेद भाव सारी धरती को सींचे, पानी में भी ऊंच नीच की लोग लकीरों खींचे, पर या मूरत हिम्मत री दुनिया से कभी ना हारी। पण घट सु अरे पण घट सु कहानी भर ल्याइया, गर्वीली पनिहारी। मुंद्रा साहब, आपसे लगातार बातें करते हुए ये एहसास हो रहा है कि संगीत की आपकी खास रुचि है। हमें बताइए कि किस तरह का संगीत आप सुनना पसंद करते हैं? इजी लिसनिंग संगीत में मुझे वो बहुत पसंद है जिसमें कि लिरिक्स का भी कोई मतलब हो, मीनिंग हो, और जो गुनगुनाया जा सके, जो मेरे जैसा बेसुरा भी जिसको गुनगुना सके। जब हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे राजस्थान में, तो रात को दिसंबर महीने में ठंड में नंदिता दास, दीप्ति नवल, रघुवीर यादव, मेरे असिस्टेंट राजेश राठी, और जो बहुत अच्छा गाते हैं खुद भी, और मैं, जो कि इन सब में सबसे बेसुरा मैं ही था। हम सब मिल करके फायर चला करके बैठते थे और गाने गाया करते थे, पुराने पुराने गीत। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं ये याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं फिल्म निर्देशक जगमोहन मुंदड़ा। अच्छा, अमेरिका में आपको इस तरह के गाने किस तरह से मिलते हैं? देखिए, आजकल अमेरिका में इंडियन पॉपुलेशन इतनी है कि वहाँ हर तरह के स्टोर्स, म्यूजिकल स्टोर्स वगैरह सब खुले हुए हैं। जब मैं गया था शुरू में, उस समय इतनी नहीं थी, तो उस समय मैं जब भी इंडिया आता था तो यहाँ से खूब सारा म्यूजिक कलेक्ट करके लेके जाता था। तो इस तरह से अमेरिका में भी जो भारत का दामन है वो छूटता नहीं है? जी नहीं, संगीत एक ऐसी चीज़ है, अपनी चाइल्डहुड से जो दो चीज़ें जो जुड़ जाती हैं, जो कभी नहीं, एक तो खाना जी, जो जिस तरह के खाने पे हम पड़े होते हैं, उस खाने का स्वाद कभी नहीं निकलता। ज़िंदगी में मैं इटालियन खा लूँ, मैं चाइनीज़ खा लूँ, मैं कहीं भी जाके कोई भी तरह का खाना खा लूँ, मैक्सिकन खा लूँ, मगर जो तृप्ति मुझे इंडियन खाने से होती है, और वेजिटेरियन हूँ तो जो वेजिटेरियन इंडियन खाने से होती है, वो किसी से नहीं होती। उसी तरह दुनिया में रिकी मार्टिन सुन लूँ मैं, चाहे मैकारेना सुन लूँ, चाहे कोई ब्रायन एडम सुन लूँ, मगर जो मुझे शांति और तृप्ति जो हिंदुस्तानी इंडियन गानों से होती है, वो किसी और से नहीं होती। गाने के बाद खाने की बात हुई, और मुझे लगता है कि मैं आपसे ये जरूर पूछूं कि आपका मनपसंद खाना क्या है, और अमेरिका में वो किस तरह से आप वो मैनेज कर पाते हैं? आप खुद खाना बनाना जानते हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ चाय बनाना जानता हूँ और चाय मैं अच्छी बनाता हूँ, और चाय में मसाले की चाय बनाता हूँ। मेरे घर में हमेशा, अमेरिका में एक दायित्व मेरा है, सवेरे उठ करके चाय गरम मसाला वो को अदरक कूटना, और उसमें इलायची डालना, और उसमें सब डाल के काली मिर्च डालना, और उसके बाद चाय बनाना, एक उस तरह से वो मैं ही बनाता हूँ। अच्छा। और खैर, हम लोग तो सिर्फ 3 जने हैं घर में, मेरी बेटी और मेरी वाइफ, और वो लोग बिल्कुल कॉफ़ी पीने वाले हैं, एक चाय पीने वाला मैं ही हूँ, तो मैं अपने लिए बनाता हूँ खाना। जहाँ तक है, मुझे जो खाना पसंद है वो बिल्कुल जो मेरी माँ के हाथ का खाया हुआ है बचपन में, दाल चावल चपाती और सब्जी जी, और उस और पापड़ साथ में, और कभी जो राजस्थानी में बड़ी का साग होता है, या इस तरह की गट्टे का साग होता है, जो चीज़ें बड़ी, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और ऑफ कोर्स मिठाई एक कमजोरी है कमजोरी है मगर आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग गुड घर का खाना। अच्छा मुंदड़ा साहब, जिस जमाने में आप अमेरिका गए थे उस वक्त ये दौर नहीं चला था कि हर कोई अमेरिका जाता हो, लेकिन आज भारत के नौजवानों की जो पीढ़ी है वो पूरी की पूरी पीढ़ी अमेरिका की तरफ देखती है, उनके सपने अमेरिका से जुड़े हुए हैं, सब अमेरिका में जाके कुछ ना कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस बदलते हुए दौर को देखकर आपको कैसा लगता है, और इन नौजवानों से आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी हमें जो दूर से अच्छा लगता है वो हमेशा पास में जाके लगता है कि ऐसा कोई ज़बरदस्त जो भी मंजिल जब हासिल हो जाती है तो उसकी अहमियत कम हो जाती है, चार्म खत्म हो जाता है। मैं तो हमेशा कहना चाहता हूँ कि जब मुझे लोग कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के लिए कोई वाक्य ऐसा बताइए जो कि आपको तो जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता हो, तो मैं एक इंग्लिश में कहावत है कि आई एम नॉट इन द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, आई फाइंड हैप्पीनेस इन परसूट। क्या बात है। तो मैं उस तरह से सोचता हूँ कि जो भी जो जर्नी जो है वो दैट इज इट्स ओन रिवॉर्ड। पहुँच गए एक दफ़े मंजिल में तो फिर ख़त्म हो गई बात। तो मेरा यही कहना है, आजकल मैं देखता हूँ जब मेरी बहन की बेटी, मेरे और कज़न, मेरे नीसेस जब अमेरिका आती हैं, मैं तो आई वॉज ए कम्प्लीटली लॉस्ट चाइल्ड व्हेन आई रीच्ड देयर।
मैं तो हर चीज़ से मुझे एकदम ये हो जाता था। ये लोग तो इतने कंफर्टेबल हैं, इनको तो जैसे अमेरिका पहुंचते तो ऐसे जैसे अभी पानी में नमक घुल जाता है वैसे आकर के ऐसे मिल जाते हैं, उनको कोई शौक ही नहीं लगता। कल्चर शॉक बोल के जो चीज़ हुआ करती थी वो तो रही नहीं अब। तो एक तरह से अच्छा ही है। अच्छा मुंद्रा साहब, खाने की बात हुई, गाने की बात हुई, लेकिन आपके पहनावे की बात नहीं हुई। क्या आपको वो हिप हॉप कूल कपड़े पसंद हैं या वो हमारे भारतीय कपड़े? देखिए ऐसा है कि इस मामले में भगवान ने मेरे साथ जाती की है। सारी उम्र एक वेट प्रॉब्लम रही है, तो हिप हॉप के लायक तो शरीर दिया ही नहीं भगवान ने, तो अब क्या करते। मगर मुझे कंफर्टेबल कपड़े, मैं कभी कोई डिज़ाइनर और किसी इसके पीछे नहीं भागता हूँ। मुझे कपड़े चाहिए कंफर्टेबल, जिसमें कि मुझे ऐसे लगे। हालांकि जब मैं अपनी बेटी को पूछता हूँ कि वो इतने हाई हील्स पहनती है तो कैसे उस पर चलती है, तो उसका हमेशा कहना होता है कि डैड इट इज़ फैशन बिफोर फंक्शन। क्या बात है। जबकि मेरे लिए उल्टा ही है। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहेगा इसलिए कि मेरे कपड़े कैसे हैं, फिर तो मेरी अपनी अहमियत का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मैं कंफर्टेबल कपड़े लाइक करता हूँ। मैं एक ज़माने में था जब मैं कुर्ते पहना करता था बहुत, आजकल वो मैंने कम कर दिए, क्योंकि एक तो उसमें हमेशा जो जितने ढीले कुर्ते पहनते जाओ उतना आदमी को ये कम हो जाता है कि वजन कम करने का, क्योंकि लगता है यार वजन बढ़ता है तो कुर्ते और बढ़ा दो की साइज। तो मैंने वो बंद कर दिए। मगर मैं कपड़े शर्ट इस तरह के नॉर्मल पहनता हूँ। ऑफकोर्स बाहर क्योंकि जहाँ का मौसम परमिट करता है, जब ठंड होती है तो अच्छे कोट जैकेट्स, आई एंजॉय वेयरिंग दोज काइंड ऑफ क्लोथ्स। जगमोहन मुंद्रा ईश्वर पर विश्वास रखते हैं या कर्म पर विश्वास रखते हैं या नास्तिक हैं? देखिए नास्तिक तो मैं नहीं हूँ, मगर मैं इस तरह का भी आस्थावादी नहीं हूँ कि मैं हर रोज मंदिर जाऊँ। और मुझे लगता है कि समवेयर हमारे हिंदुस्तान में धर्म में रिचुअल के पीछे स्पिरिचुअल हम भूल गए हैं जी। और मैं रिचुअल्स में भरोसा नहीं करता। कई दफ़े मैं अपनी माँ का मन रखने के लिए, इन लोग का मन रखने के लिए, अगर मुझे कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो तो कर लेता हूँ। मगर दिल से अगर आप पूछें तो मुझे ऐसा नहीं कहीं लगता है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ। मैं जानता हूँ, मैं फिलॉसफी में भी बिलीव करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब कभी कोई विपदा आती है तो आदमी पहले हमेशा भगवान को याद करता है और सोचता है कि काश ऐसा ना हो, भगवान मुझे कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना, ये करना। कभी मुझे लगता है कि मेरी बेटी रात को देर तक घर नहीं आई तो मुझे हमेशा ये होता है कि कहीं उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो गया, कहीं ये ना हो गया। उस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, मगर इसलिए कभी प्रार्थना नहीं करता कि यार कोई कहता है कि आपकी पिक्चर में आप एक ए ज़्यादा लगा दीजिए तो आपकी पिक्चर हिट हो जाएगी। अच्छा मुंद्रा साहब, किस तरह की किताबें आपको पसंद हैं? किस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं खोज खोज के? देखिए मैं नॉन फिक्शन ज़्यादा लाइक करता हूँ पढ़ने में। मुझे जिन किताबों से प्रेरणा मिलती हो, बायोग्राफीज़ हैं कईयों की जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती हैं। और आजकल मैंने देखा है कि जो हमारे इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश में लिख रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं। झंपा लाहिरी की लडिस किताब मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़। मैं किताबें आजकल उस तरह से भी ढूंढता हूँ जिस पे मुझे, जिस तरह के सब्जेक्ट पे मुझे इंटरेस्ट हो कि मैं पढ़ूँ और शायद उसके ऊपर कोई फिल्म बना सकूँ। जी। तो रीडिंग में बहुत करता हूँ। अच्छा, अगर आपको संसार में चॉइस दी जाए कि आप को किसी एक शहर को चुनना है और उस शहर में रहना है, तो आप किस शहर को चुनना चाहेंगे? चॉइस शहर की नहीं होनी चाहिए। चॉइस ये होनी चाहिए कि जहाँ सब कोई साथ रह सके, जहाँ मेरे दोस्त हों, जहाँ मेरी फैमिली हो। जगहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्लेस की अहमियत तभी होती है जब उसमें रहने वाले जो हों, जो हमें चाहने वाले हों। मैंने दुनिया के अच्छे से अच्छे शहरों में घूमा हूँ और एक दो दिन बाद बोर हो गया हूँ। वेनिस जैसे शहर में, जहाँ के लोग रोमांस का ये कहते हैं, एक दिन पूरा मैं अकेला था। गोंडोलाज में जोड़े घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, इधर उधर लोग घूम रहे हैं। घूमते घूमते मैं इतना परेशान हो गया, मेरे 2 दिन की टिकट थी, मैं 1 दिन जल्दी निकल गया वहाँ से, क्योंकि मेरे साथ कोई वो माहौल शेयर करने वाला नहीं था। तो जगह से कोई अहमियत नहीं है, जहाँ हमारे साथ जीवन के वो क्षण बांटने वाले चाहिए, वो जहाँ हो तो वो जगह पसंद। मुंद्रा साहब, अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी लाइफ को फिर से डिजाइन कर पाएं, आप डिसाइड करें कि आपको अपने जीवन को किस तरह से ले जाना है, तो क्या अपनी लाइफ को आप रीस्ट्रक्चर करना चाहेंगे? देखिए हमेशा ही होता है, जैसे हम लोग फिल्मों में रीटेक करना हमेशा चाहते हैं, तो चाहते तो हैं कि फिल्म में कोई एक टेक 2 का मौका मिले, मगर ये भी मालूम है कि ज़िंदगी में टेक 2 नहीं होता है। तो जो निकल गया वो निकल गया। ऐसे तो कई अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, अनफुलफिल्ड ये चीज़ें हैं जो करना चाहते थे, मगर जो है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड जो है उसको देख के मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा कुछ कहे आदमी कि ये होता, काश वो होता, काश ये होता, तो ऐसा कहने के लिए तो जिसके इसका कोई अंत नहीं है। तो बस मैं चाहता हूँ कि जिनको मैं चाहता हूँ, जो परिवार वाले हैं, जो सब, मेरी बेटी है उसका भविष्य अच्छा रहे, उज्जवल रहे,
इंसान अच्छे बने, घर के लोग जो है आपस में प्यार से रहें, छोटी मोटी चीज़ों पैसों को लेकर के कोई ऐसा महत्व न दें कि उसके कारण मैं जब देखता हूँ लोग की फैमिलीज टूट जाती हैं एक पैसे के लिए। एक कहावत ये भी है ना कि जो बीत गया वो तो गया, जो आने वाला है उसका हमें पता नहीं, जो आज है वही एक गिफ्ट है, वही भगवान ने हमें गिफ्ट दिया, इसीलिए उसको कहते हैं प्रेजेंट। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है। मुंद्रा साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा, काफी रोचक बातें हुई, आपने बहुत सारी यादें दोहराई। विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं से मुखातिब होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया यूनुस, आपने हमारी सारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। सारा दिन अब अगर मैं इस तरह नॉस्टैल्जिक मोमेंट में थॉट्स में रहा तो उसकी जिम्मेदार आप हैं। दोस्तों, फिल्म वक्त के इस गीत की बात करके जगमोहन मुंदड़ा साहब तो हमसे विदा हो गए, लेकिन इस गाने की गूंज देर तक हमारे साथ रहेगी। अब उन लोगों के नाम तो आपको बता दें जिनके सम्मिलित प्रयास से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ था। टेक्निकल असिस्टेंस DK कुलकर्णी, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर राकेश जोशी और प्रोड्यूसर शीला मोदी। मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा।